दुनिया समझदार बनेगी। बीमारों को जिबा किया जाएगा, दुनिया तंदुरुस्त बनेगी। मायूसों को जिबा किया जाएगा, दुनिया खुशदिल बनेगी। बूढ़ों को जिबा किया जाएगा, दुनिया नौजवान बनेगी। दुश्मनों को जिबा किया जाएगा, दुनिया दोस्ताना बनेगी। बदमाशों को जिबा किया जाएगा, दुनिया नेक बनेगी। ये हांस मैग्नस एंसेसबर्ग की कविता है। इसका अनुवाद सुरेश सलील ने किया था। जो लागू न हो उसे हटा दो। जो चीज तुम्हारी आवाज को इतनी मुर्दार बनाती है, इतना पतला और महीन, वह तुम्हारा डर है कि कोई गलत बात ना कह जाओ, या हर दम वही बात, या जो सभी कहते हैं वही न कह जाओ, या कोई गैर जरूरी बात न कह जाओ, या कोई बहुत चुभने वाली बात, या कोई ऐसी बात जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता है, या जिससे गलत लोगों को खुशी हो, या कोई प्रतिक्रियावादी, या कोई दुर्भावनापूर्ण, या कोई अहमकाना, या कोई दकियानूसी, या कोई बासी। तुम इससे उबे नहीं, महज डर की वजह से, महज कोई गलत बात कह जाने के डर से, डरे होने की वजह से हर दम गलत बात कहे जा रहे हो। और ये वियतनामी कविता है तो हु की। इस कविता का नाम शीर्षक है लोरी और इसका अनुवाद पीर तैयार किया। मधुमक्खी जो बनाती है शहद, प्यार करती है फूलों को। मछली जो तैरती है, प्यार करती है पानी को। पंछी जो गाता है, प्यार करता है आकाश को। इंसान जो जीना चाहता है, हे मेरे बच्चे, उसे जरूर करना चाहिए अपने साथियों और भाइयों से प्यार। एक तारा आकाश को जगमग नहीं कर सकता। एक ढेरी पके चावल पूरी फसल नहीं बना सकते। एक आदमी हर हाल में दुनिया नहीं है। एक गुस्ते अंगारे से ज्यादा नहीं है। पहाड़ पृथ्वी पर बना है। अगर यह धरती की दीनता को ठुकरा दे, कहाँ बैठेगा यह? गहरा समुद्र पी जाता है हर नदी सोता। अगर यह ठुकरा दे छोटे नदी सोतों को, वहाँ पानी नहीं बचेगा। बूढ़ा बांस प्यार करता है कोपल को। कोमलता से दिनों दिन जब तुम सयाने हो, बड़े ज्यादा पिता से तुम लोग गोल धरती अपनी बाहों में। और एक दो कविता और हैं। एक लेबनानी कविता है जुमाना हद्दाद की। क्या कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि मैं क्या कहती हूँ जब मैं खामोश होती हूँ? मैं किसे देख रही होती हूँ जब मैं अपनी आंखें बंद किए होती हूँ? मैं कब और कैसे आपे से बाहर कर दी जाती हूँ और होती हूँ? कोई नहीं जानता मैं किस वक्त भूखी हूँ, कब मैं एक सफर के लिए निकली हूँ, कब मैं कदम बढ़ा रही हूँ और कब मैं गुम हूँ। और कोई नहीं जानता मेरा जाना दरअसल वापसी है, और मेरी वापसी तटस्थता है कि मेरी कमजोरी एक मुखौटा है और मेरी ताकत एक मुखौटा है, और जो आ रहा है वह एक तूफान है। वे सोचते हैं उन्हें सब मालूम है, तो मैं उन्हें ऐसा करने देती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ। उन्होंने मुझे एक पिंजरे में डाल दिया जिससे मेरी आज़ादी उनके लिए एक तोहफा हो जाए, और यह कि मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनके फरमान मानने चाहिए। पर मैं उनके सामने आज़ाद हूँ, उनके बाद, उनके साथ, उनके बगैर भी आज़ाद हूँ। मैं अपनी हार में, अपनी उत्पीड़न में आज़ाद हूँ। मेरी जेल वही होगी जिसे मैं चाहूँगी। हाँ, जेल की चाबी उनकी ज़ुबान हो सकती है, लेकिन उनकी जीभ मेरी इच्छा की उंगलियों के चारों ओर मुड़ी हुई है, और वे मेरी इच्छा पर कभी फरमान नहीं सुना सकते। मैं एक औरत हूँ। वे सोचते हैं कि मेरी आज़ादी के मालिक हैं, तो मैं उन्हें ऐसा करने देती हूँ और मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ये इनकी कविताएं
साबिर हका हैं जो ईरानी के मजदूर अभी भी मजदूरी करते हैं, उनकी दो छोटी छोटी कविताएं जिनका अजीत चतुर्वेदी ने अनुवाद किया। शहतूत। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहां गिरता है उतनी जमीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज्यादा पीड़ादायक कुछ नहीं। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारत से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बनते हुए। उनकी एक और कविता है सरहदें। जैसे कफन ढक देता है लाश को, बर्फ बहुत सारी चीजों को ढक देती है। इमारत के कंकाल को, पेड़ों को, कपड़ों को सफेद बना देती है। और सिर्फ बर्फ ही है जो सरहदों को भी सफेद कर सकती है। एक दो कविता में आप, एक इजरायली और एक फिलिस्तीनी कविता आपके में। ये यहूदा एमिखाई की कविता है और प्रयाग जी का अनुवाद है। जब तक हम साथ थे कैंची की तरह, आते थे काम एक कैंची की तरह। जब से हुए अलग बन गए फिर से दो धारदार चाकू, धंसे हुए दुनिया की देह में अपनी अपनी जगह। और ये फिलिस्तीनी कवि मोसे अबू तोहा की कविता है और गलती से इसका अनुवाद मैंने किया है। हमने इतना बर्दाश्त किया है कि कोई क्या बर्दाश्त करेगा। मैं सोच रहा हूँ बत्ती बुझा दूँ, टीवी बंद कर दूँ, फोन ऑफ कर दूँ, मर जाऊँ। मगर मुझे मेरी माँ के गजा में कहीं जिंदा होने की उम्मीद है। वो मेरी पत्नी मेरे बच्चों के इंतजार में होगी। वह हमारे जन्मदिन का केक तैयार करेगी। मृत्यु के जीवन का अंत का जश्न हम संग साथ मनाएंगे। और अंतिम कविता 10वीं सुनते हैं। ये भी फिलिस्तीनी कवि खाली जुमा की कविता है। ओ गजा के दुष्ट बच्चों, तुम जो मेरी खिड़की के नीचे हल्ला गुल्ला करके मुझे रोज तंग किया करते थे, तुम जो रोज सुबह धमा चौकड़ी मचाया करते थे, तुम जो मेरा फूलदान तोड़ दिया करते थे, तुम जो मेरी बालकनी के अकेले फूल को चुरा ले जाते थे, तुम लौट आओ। जितना चाहो चीखो चिल्लाओ, उधम मचाओ। चाहे मेरे सारे गुलदान तोड़ डालो, सारे फूल चुरा लो। आओ आओ तो आओ। आदेश प्रिय कविताएं पढ़ने का था, श्रेष्ठ कविताएं पढ़ने का नहीं, महत्वपूर्ण कविताएं पढ़ने का नहीं। पिछले दिनों हुआ ये कि मैं अचानक मेरी किताबों की शेल्फ पर जो एक जगह बनी हुई है वहाँ मैंने अपना हाथ लगाया और देखा कि विजय देव नारायण शाही का संग्रह साखी नहीं है। और इससे मुझे जो धक्का लगा मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। फिर मैंने पूरा घर छान मारा और मुझे किताब नहीं मिली। और मैंने फिर योगेश प्रताप शेखर को फ़ोन किया, जिन्होंने नंद किशोर नवल के संग्रह को हाल में ही देखा था। और मैंने उनसे कहा कि साथी की एक दूसरी प्रति वहाँ थी, क्योंकि एक प्रति तो उन्होंने मेरे 26वें जन्मदिन पर मुझे भेंट की थी, वह प्रति खो गई। उन्होंने पूरी प्रति स्कैन करके दी, लेकिन मैंने उनसे कहा मुझे वो चाहिए। इत्तेफाक से उनकी मृत्यु के बाद जब हम उनकी किताबें अलग अलग जगह दे रहे थे तो योगेश ने वह प्रति अपने पास रखी थी, वह उन्होंने मुझे दी। लेकिन अभी फिर जब मैं किताबें छान रहा था तब मुझे वह प्रति मिल गई जो नवल की। तो कोई प्रिय क्यों है इसका कारण बताना बहुत कठिन है, और शायद हम प्रिय क्यों है इसका कारण बताना भी नहीं चाहते। विजय देव नारायण शाही एक ऐसे कवि हैं
पिछले 25 वर्ष या 30 वर्ष में कई बार मैं उनके संग्रह को उलट के देखता रहा हूँ और कई अवसरों पर चंद्रशेखर की हत्या के बाद, 2002 के बाद, 2014 के बाद, फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए बार बार मैं शाही के पास जाता हूँ और इसकी वजह मुझे पता नहीं। तो मैं कुछ तो शाही की कविताएं सुनाऊंगा जो मेरे प्रिय कवि हैं, और कुछ महमूद दरवेश की, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ और जिनके साथ मैंने कविता पढ़ना कह सकते हैं सीखा है। तो शाही, कुएं में कोई गिर गया है। अजीब बात है, इस पूरे दयार में एक भी गोताखोर नहीं है। धीरे धीरे लोगों ने यह पेशा ही छोड़ दिया। अब लोग या तो समतल पगडंडियों पर चलते हैं, या खबरें पहुंचाते हैं, या मुआयना करते हैं, लेकिन कोई कुएं में उतरने को तैयार नहीं होता। न जाने भीतर क्या मिले। कुएं में कोई गिर गया है। पता नहीं लगता आदमी है या मवेशी है, या कोई बच्चा या कोई औरत। पानी बहुत गहरा है और ऊपर घना पेड़ होने के कारण साफ दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन बहुत गौर से देखने पर डूबी कोई चीज उतराती दिखती है। अजीब बात है, ठीक पता लगाने का कोई जरिया भी नहीं रह गया है। बहुत मजमा यहाँ इकट्ठा हो गया था, लेकिन कौन गिरा एक दूसरे से पूछकर आखिरकार लोग छट गए। रस्सी गिराई गई, नीचे से किसी जिंदा या मुर्दा उंगली ने उसे नहीं पकड़ा। कटिया डाली गई, सड़ती हुई पत्तियों के अलावा कुछ भी ऊपर नहीं आया। यहाँ तक कि कुछ मस्खरों ने कुएं में मुंह झुकाकर आवाज भी दी। इतना ही मालूम हुआ कि कुआं आवाज पाकर जैसा हमेशा गूंजता था वैसा ही अब भी गूंजता है। अजीब बात है, आसपास कोई गोताखोर नहीं। सारे सवाल पूछे जा चुके, सारे अनुमान लगाए जा चुके। अब कोई इक्का दुक्का ही यहाँ आता है और झांक कर चला जाता है। घने बरगद पर इस तीसरे पहर न जाने कितनी चिड़िया बोल रही हैं। आसमान पर सफेद बादल ठहरे हुए हैं। कुएं के चबूतरे पर निवास करने वाला बैरागी लकड़ियां जलाकर हाड़ी चलाने की फिराक में है। चारों ओर शांति विराजमान है, लेकिन अजीब बात है, कुएं में कोई गिर गया है। सच तो यह है कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। यहाँ लोगों ने दिल की तसल्ली के लिए मर्दमशुमारी की एक आदत डाल ली है। हर वारदात के बाद वे अपने समूचे वंश को कहीं एकांत में खड़ा करते हैं और गिन डालते हैं। जब कोई कम नहीं मिलता तो वे जान जाते हैं कि वारदात ने उनके लिए चर्चा का एक और अवसर दिया है, जिस पर वे तब तक अटकलें लगाते रहेंगे जब तक दूसरी वारदात न हो जाए। न जाने कौन कोई एक कुएं में गिर गया है। दूसरी कविता है, कौन पुकारता है। इतनी रात कौन पुकारता है। यह वह वक्त है कि सड़क की सीटियां भी बंद हो गई हैं। पास के दफ्तर का चौकीदार आखिरी बार आवाज देकर कब का चुप हो गया है। कभी कभी किसी संदिग्ध दिशा में ट्रेन के चलने का स्वर भी सुनाई पड़ जाता है। शेष सब सन्नाटा है। न जाने किसके दरवाजे पर बेतहाशा दस्तक पड़ रही है और रह रहकर एक हताश सी पुकार, दरवाजा खोलो। न जाने किसको पुकारा जा रहा है। क्या यह निमंत्रण सबके लिए है कि वे उठें और दरवाजे खोल दें? क्या मेरे लिए भी पुकार हो रही है कि उठूं और दरवाजा खोल दूं? इतनी रात कौन वापस आया है? वापस आया है या शरण खोजता है, या एक नई पहचान की शुरुआत करना चाहता है? कौन पुकारता है? आवाज थोड़ी देर के लिए बंद हो गई और मैं तरह तरह के अनुमान लगाता हूँ। शायद कोई चारपाई से उठा होगा, शायद कोई जागकर सोच रहा होगा वक्त बेवक्त दरवाजा खोलना ठीक नहीं, या शायद किसी ने जैसे तहखाने के भीतर से गूंजता हुआ जवाब दिया होगा, ठहरो हम आते हैं। या शायद पुकारने वाला हताश होकर बाहर गली में टहलने लगा होगा। लेकिन यह सब कुछ नहीं होता।
थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद फिर वही दरवाजे के सांकल का पीटना और कुछ थकी कुछ व्याकुल सी आवाज, दरवाजा खोलो। और मैं पड़ा पड़ा सोचता हूँ कब से यह प्रथा चली है कि लोग दरवाजे बंद कर लें और जो छूट गए वे दस्तकें देते रहें। मैं इस मोहल्ले के अधिकांश लोगों को जानता हूँ, कौन दुकानें बंद करके लौटता है, कौन हॉली से लड़खड़ाता आता है, कौन अक्सर आधी रात ट्रेन से वापस आता है, कौन तीसरी पाली में काम करता है। लेकिन यह वक्त तो इनमें से किसी का नहीं है। उनमें से जो आने थे आ चुके, इतनी रात गए कौन पुकारता है। और एक कविता है फानूस और हिरन। साही की जितनी कविताएं मैं पढ़ता हूँ उनमें से ज़्यादातर मेरी समझ में नहीं आती और ज़्यादातर का मैं अर्थ नहीं बता सकता अगर अध्यापक की तरह कक्षा में उनको पढ़ाने कहा जाए तो, क्योंकि कायदा अर्थ बताने का है। एक दिन मैंने इस बड़े कमरे में लटकते हुए फानूस देखे थे। कमरा सुनसान था और बहुत सजा हुआ। कोने में अधूरा दिखता चौड़ा जीना था। यहाँ खड़े खड़े मुझे लगा था कि अभी इस जीने से एक हिरन उतरता हुआ आएगा और मोड़ पर ठहर कर मेरी ओर चुपचाप देखेगा जैसे मैं रुकावट हूं। यह भी लगा था कि उसके स्थिर ताकने के साथ फानूस और जल तरंग की आवाज निकलेगी और उसमें जलती मोमबत्तियों की लौ बढ़ेगी घटेगी। यह झूठ नहीं है, पुराने कागजों में लिखा मुझे मिला है। दिखा था जरूर, आज दिमाग पर बहुत जोर डालने पर महज एक कमरा देख रहा हूं, खाली। कोई सजावट नहीं, देने का नाम निशान नहीं, हिरन के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या यह वही कमरा है जहां मैंने सुनी थी खिड़की के शीशे पर गिरती हुई बूंदों की आवाज, या महसूस किया था मेहराबों के पीछे किसी का होना, या फानूस के बिल्लौर का दिखना, या फानूस का हिरन की गर्दन पर रोशनी फेंकना। इन सब पर सोचते हुए हल्की सी झंझनाहट होती है शरीर में, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं, महज कागज और उस पर लिखी गवाही। सांप काटे हुए भाई से। मुझे दिख रहा है दिमाग धीरे धीरे पथराता जा रहा है। अब तो नसों की ऐंठन भी महसूस नहीं हो रही है और तुम्हें सिर्फ एक ऐसी मुलायम सहलाने वाली रागनी चाहिए जो तुम्हें इस भारीपन में आराम दे सके और तुम्हें हल्की जहरीली नींद आ जाए। लेकिन मेरे भाई, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुम सो गए तो सांप का यह जहर तुम्हारे सारे शरीर में फैल जाएगा। फिर कुछ लहरें आएंगी और किस्सा खत्म हो जाएगा। सोना मत, हरगिज सोना मत। देखो, जहां तुम्हें सांप ने काट खाया था वहां मैंने नश्तर लगा दिया है। उस जख्म से अभी भी रुक रुक कर धड़क धड़क कर खून बह रहा है। घंटे, घड़ियाल, तुरहियों की कर्कश आवाजों के साथ तुम्हें जगाए रखने के लिए बेहद शोर किया जा रहा है। सारा कबीला चींटियों की कतार की तरह बेचैन होकर इधर उधर दौड़ रहा है। सोना मत ओ मेरे सांप काटे भाई, सोना मत। नशा चढ़ रहा है, गले में सांस की जगह खराश आ रही है, आंखें झपी जा रही हैं, लेकिन जहां जहां मैंने तुम्हारी नसें चीर दी हैं वहां से कितना काला खून उमड़ रहा है। नहीं मेरे भाई, इससे यह साबित नहीं होता कि मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूं, बल्कि यही कि तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारे खून की प्यासी है। तमाम जहर के बावजूद तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है, इसलिए मेरे भाई सोना मत, सोना मत। यह जो झूम झूम कर तूंबी बजा रहा है और यह जो मंत्र पढ़कर सिर को झटका देता है, यह जो बार बार लकीर पर लाठी पटक रहा है, यह जो छाती पीट पीट कर रो रहा है, यह जो तुम्हारे पाले हुए सांप ने तुम्ही को काटा इस पर व्यंग्य बोल रहा है, यह जो सारे कबीले को कोस रहा है, यह सब तुम्हें रोकने में असमर्थ है। अगर भरोसा है तो सिर्फ तुम्हारे बहते हुए खून और जागती हुई आंखों का भरोसा है। इस खून को जारी रखने के लिए सोना मत मेरे भाई, ओ मेरे भाई, सोना मत। और यह कविता जिसको हर थोड़े दिन पर मैं पढ़ता हूं। मेरे साथ कौन आता है? मैं फिर उन कांतारों की यात्रा करने जा रहा हूं जहां बरसों में भटक चुका हूं। मैं मानता हूं कि वहां मेरे पच्चिन्नों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
लड़खड़ाते हुए मैंने जिस चट्टान पर हाथ टेका था वहां मेरी जख्मी उंगलियों की छाप अभी भी होगी, और वह पगडंडी भी जो कहीं ले नहीं जाती, सिर्फ जिसे हम जानते हैं उससे परिचय थोड़ा और घना कर देता है। मेरे साथ कौन आता है? यह चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनौती की भाषा अब मुझसे बोली नहीं जाती। मैं इतने दिनों तक निस्तब्ध सोचता रहा हूं कि मेरी आवाज भारी हो गई है और मुझसे सिवाय विनय के दूसरी कोई बेपाखंड मुद्रा बाकी नहीं रह गई है। इसलिए मैं भरसक साधारण आवाज में पूछता हूं, मेरे साथ कौन आता है? यहाँ हम फिर उस खुले आकाश का साक्षात्कार करेंगे जो हमें उस सब की याद दिलाएगा जिसे हम भूल चुके हैं, और उस हवा से हमारी भेंट होगी जिसका स्पर्श हताश भटकते पांवों की गति को तीर्थ यात्रा में बदल देता है, और जिसकी पारदर्शिता में जख्मी उंगलियों की छाप चट्टानों के माथे पर अभिषेक की तरह चमकती है। मेरे साथ कौन आता है? मैं देख रहा हूं अभी सूरज चमक रहा है, तेज और थकाने वाला, लेकिन तीसरे पहर बादल घिरेंगे, बारिश होगी और ओले गिरेंगे। मैं नहीं जानता कि उस समय मैं हाथों से पकड़कर पैरों को आगे बढ़ाता हुआ रास्ते में होऊंगा, या उस मंजिल पर जहां पीछे भी छूटा हुआ विघ्न एक सामान्य सी यादगार मालूम होता है। मेरे साथ कौन आता है? वहां चलते वक्त इसका ख्याल करना कि हम कितनी दूर निकल आए संभव नहीं होता। उस वक्त तो सिर्फ रानों और पिंडलियों की ऐंठन ही पहली और आखिरी अनुभूति होती है। रास्ते का ख्याल तो थक कर बैठ जाने पर ही आता है। हो सकता है कि हम पहाड़ की छाया में सो जाएं, पास से एक पतली धारा बह रही हो जिसकी तरी के कारण स्रोत पर जीवित घास और हरी पत्तियां उग आई हों। हो सकता है झाड़ी से निकलकर गेहूं हमारे मस्तिष्क पर छाया करे। मेरे साथ कौन आता है? ऐसा नहीं है कि वहां लोग नहीं होंगे। हमें सोता देखकर वे आएंगे और जागने पर हालचाल पूछेंगे। हम उनसे कहेंगे कि हम भी उनके साथ कांतारों में गुमनाम होने के लिए आए हैं। वे खुलकर हंसेंगे और हमारी इस विचित्र आकांक्षा का मतलब नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने देश के बारे में वह सब नहीं सुना है जो हमने सुना है। मेरे साथ कौन आता है? हाँ, मैंने अच्छी तरह तौल लिया है। एक बार तय कर लेने के बाद गुमनाम हो जाना उतना डरावना नहीं लगता जितना हमने समझ रखा है। आखिरकार यह हमेशा संभव है कि हम अब तक के तमाम कोलाहल को एक झटके के साथ त्याग दें और खड़े होकर कहें, हाँ, हमने माना कि एक जिंदगी हमने गलत परिणामों को सिद्ध करने में गुजार दी। अब हमें नई शुरुआत के लिए नए सिरे से गुमनामी चाहिए। भरी सभा में एक ही सवाल है, मेरे साथ कौन आता है? कविताएं और हैं, लेकिन एक कविता मैं और पढ़ूंगा। बहस के बाद असली सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं, असली सवाल है कि ठाकुरों को इस बार कितने टिकट मिले। नहीं, असली सवाल है कि जिले से इस बार कितने मंत्री होंगे। नहीं, असली सवाल है कि गफूर का पत्ता कैसे कटा। नहीं, असली सवाल है कि जीप में पीछे कौन बैठा था। नहीं, असली सवाल है कि तराजू वाला कितना वोट काटेगा। नहीं, असली सवाल है कि मंत्री को राजदूत बनाना अपमान है या नहीं। नहीं, असली सवाल है कि मेरी साइकिल कौन ले गया। नहीं, असली सवाल है कि खूसट बुड्ढों को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। नहीं, असली सवाल है कि गैस कब तक मिलेगी। नहीं, असली सवाल है कि अमेरिका की सिट्टी पिट्टी क्यों गुम है। नहीं, असली सवाल है कि मेरी आंखों से दिखाई क्यों नहीं पड़ता। नहीं, असली सवाल है कि मुरलीधर बनता है या सचमुच उसकी ऊपर तक पहुंच है। नहीं, असली सवाल है कि पंडित जी का अब क्या होगा। नहीं, असली सवाल है कि सूखे का क्या हाल है। नहीं, असली सवाल है कि फौज क्या करेगी। नहीं, असली सवाल है कि क्या दाम नीचे आएंगे। नहीं, असली सवाल है कि मैं किसको पुकारूं। नहीं, असली सवाल है कि क्या यादवों में फूट पड़ेगी। नहीं, असली सवाल है कि शहर के 11 अफसर भूमिहार क्यों हो गए। नहीं, असली सवाल है कि बलात्कार के पीछे किसका हाथ था। नहीं, असली सवाल है कि इस बार शराब का ठेका किसे मिलेगा। नहीं, असली सवाल है कि दुश्मन नंबर 1 कौन है। नहीं, असली सवाल है कि भुखमरी हुई या केवल प्रचार है। नहीं, असली सवाल है कि सभा में कितने आदमी थे। नहीं, असली सवाल है
कि मेरे बच्चे चुप क्यों हो गए। नहीं, असली सवाल सुनो भाई साधो, असली सवाल है कि असली सवाल क्या है। और महमूद दरवेश की दो कविताएं। वह अपने कातिल को आगोश में लेता है, खुदा करे कि वह उसका दिल जीत ले। क्या तुम और खफा हो जाओगे अगर मैं बच गया? भाई, मेरे भाई, मैंने आखिर क्या किया कि तुम मुझे खत्म कर दो? दो पंछी ऊपर उड़ते हैं, तुम ऊपर की तरफ गोली क्यों नहीं चलाते? क्या कहते हो? तुम मेरे आगोश से और मेरी महक से थक गए। क्या तुम उतना ही नहीं थके हो मेरे भीतर के डर से? फिर अपनी बंदूक फेंक दो नदी में। क्या कहते हो? दुश्मन नदी के किनारे इस आगोश पर मशीन गन तानता है, दुश्मन को मार डालो। इस तरह हम बचते हैं दुश्मन की गोलियों से और पाप में गिरने से। क्या कहते हो? तुम मेरा कत्ल करोगे ताकि दुश्मन घर जा सके, हमारे घर, और फिर जंगल के कानून की खाई में पतित हो। तुमने मेरी माँ की कॉफी के साथ क्या किया? तुम्हारी अपनी माँ की कॉफी के साथ? मैंने क्या जुर्म किया कि तुम मुझे खत्म कर दो? मैं तुम्हें आगोश में लेना कभी बंद नहीं करूंगा और मैं तुम्हें कभी रिहा नहीं करूंगा। और यह आखिरी कविता महमूद दरवेश की पहरेदार से, ये लंबी श्रृंखला है, उसकी कुछ कविताएं। एक पहरेदार से। मैं तुम्हें सिखाऊंगा इंतजार करना मेरी स्थगित मौत के दरवाजे पर। धीरज रखो, धीरज रखो। हो सकता है तुम मुझसे थक जाओ और अपनी छाया मुझसे उठा लो और फिर अपनी रात में प्रवेश करो बिना मेरे प्रेत के। एक दूसरे पहरेदार से। मैं तुम्हें सिखाऊंगा इंतजार करना एक कॉफी घर के प्रवेश द्वार पर, कि तुम सुन सको अपने दिल की धड़कन को धीमा होते, तेज होते। तुम शायद जान पाओ सिहरन जैसे कि मैं जानता हूं। धीरज रखो। और तुम शायद गुनगुना सको एक प्रवासी धुन, तकलीफ में अंदलूसियाई और परिक्रमा में फारसी। तब चमेली भी तकलीफ देती है तुम्हें और तुम चले जाते हो। एक तीसरे पहरेदार से। मैं तुम्हें इंतजार करना सिखाऊंगा एक पत्थर की बेंच पर। शायद हम बताएंगे एक दूसरे को अपने नाम। तुम शायद देख पाओ एक जरूरी मुस्कुराहट हम दोनों के दरमियान। तुम्हारी एक माँ है और मेरी एक माँ है, और हमारी एक ही बारिश है और हमारा एक ही चांद